We will now have the Republic Day message by the Honorable of Karnataka, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು. मैं 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्नाटक के महानुभावों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये गणतंत्र दिवस उत्सव अमिट मानवीय भावना को समर्पित है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी विजय का प्रतीक है। हमने 2021-22 में भी बहुत कुशलता से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जबकि दुनिया इससे संभलने के लिए संघर्ष कर रही है। हम 2022 में नए जोश और आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने जनता के सहयोग से दिन रात काम किया है और हमने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में प्रभावी रूप से सफलता प्राप्त की है। हमने इस आपदा का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने, अतिरिक्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर का उत्पादन बढ़ाने के अवसर के रूप में किया है। उल्लेखनीय है कि भारत 2 टीकों का उत्पादन करने के अलावा अन्य देशों को निर्यात करने में भी सफल रहा है। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीके को उत्तरोत्तर सभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं और मेरी सरकार हमारे डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस तथा सभी स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने महामारी के दौरान बिना किसी रुकावट के लगातार काम किया है। मैं सरकार को कोविड के प्रसार को रोकने के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित करने और कोविड वार रूम के माध्यम से इसका उपयोग करने के लिए बधाई देता हूं। भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कोविड वार रूम का प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, संक्रमितों की पहचान करना और क्वारंटाइन ऑब्जर्वेशन को उन्नत तकनीक के साथ कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में कर्नाटक में मृत्यु दर बहुत कम रही है। मैं हमारे फील्ड स्टाफ, आपदा प्रबंधन टीमों और जिला प्रमुखों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आई आपदा का प्रभावी ढंग से सामना किया। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है, जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और सफलताओं को जानने और मानने के लिए है। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 से शुरू हुई है और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। कर्नाटक राज्य देश के प्रगतिशील राज्यों में से एक है और आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्य में अमृत ग्राम पंचायत, अमृत किसान योजना, अमृत ग्रामीण आवास योजना, अमृत निर्मला, अमृत स्कूल बुनियादी ढांचा कार्यक्रम, अमृत आंगनवाड़ी केंद्र, अमृत नगरोत्थान आदि सहित 14 अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की भी घोषणा की है और 15 अगस्त 2023 तक लक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। हमारे किसान हमेशा बारिश का स्वागत करते हैं, क्योंकि कर्नाटक में 75% से अधिक कृषि वर्षा पर निर्भर है। इसलिए हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वाटरशेड विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। वर्ष 21-22 में सरकार द्वारा
वाटरशेड विकास के लिए 1472 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ग्रामीण स्तर के स्थानीय युवाओं के माध्यम से मोबाइल और प्रौद्योगिकी आधारित फसल सर्वेक्षण पहले ही लागू किया जा चुका है। 21-22 के दौरान 12,76,868 किसानों ने इसके तहत पंजीकृत कराया है और 256.95 लाख एकड़ क्षेत्र फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत कवर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 16,176 छात्रों के बैंक खातों में 4.41 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, तकनीशियनों, सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती समिति का गठन किया है और 6 माह की अवधि के भीतर 746 तकनीशियनों और 1048 सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विभिन्न श्रम अधिनियम के तहत 12,946 निरीक्षण किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों के खिलाफ 2018 मामले दर्ज किए गए हैं। विभिन्न श्रम न्यायालयों में निपटाए गए 2033 मामलों में 21,19,309 रुपये जुर्माना के रूप में भी एकत्रित किए गए हैं। सरकार ने प्रवासी मजदूरों और अन्य कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिए हैं। कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रम कल्याण मंडल द्वारा 26.73 लाख मजदूरों का पंजीकरण कराया गया है। 15 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 10,10,485 हितग्राहियों को 1136.05 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का भुगतान किया गया है और सीमा शुल्क के रूप में 8,390 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए हैं। दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान 11,82,307 लाख मजदूरों को 236.46 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति को 2,000 रुपए का भुगतान किया गया है। कर्नाटक श्रम कल्याण मंडल द्वारा 14,527 संगठित श्रमिकों और उनके आश्रितों को 628.16 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। आज भी कर्नाटक बागवानी में देश में पहले स्थान पर है और सरकार ने विभिन्न बागवानी उत्पादों की खेती के लिए 57.05 हेक्टेयर क्षेत्र की बढ़ोतरी की है। 18,777 हेक्टेयर में ड्रिप सिंचाई लागू की गई है और इससे 20,634 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। 57.05 हेक्टेयर को ಮಣೇಕ್ಷ ಪರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ने इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। विभिन्न विभागों की सभी परियोजनाओं को स्कीमों के तहत एक छत के नीचे लाने, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और एक ही वेबसाइट पर सभी विवरण प्राप्त करने तथा जनता को आवेदन जमा करने के लिए सुविधा वेबसाइट विकसित की गई है। कोविड-19 विशेष पैकेज के मुआवजे के रूप में राज्य के गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1,72,945 शिक्षण कर्मचारी और 34,000 गैर शिक्षण कर्मचारी कुल 2,06,945 कर्मचारियों को प्रत्येक को राशि 5,000 दिए जाने के लिए 10,347.25 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत 577.71 करोड़ रुपए जारी किए हैं और राज्य सरकार ने
9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन मिड डे मील और क्षीरा भाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 1469.26 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सहकारी क्षेत्र में दूध के उत्पादन में भारत में कर्नाटक राज्य दूसरे स्थान पर है। अंडे के उत्पादन में 6ठे स्थान पर और मांस उत्पादन में 10वें स्थान पर है। राज्य का पशुपालन विभाग कृषि जीडीपी में 26.81% और राज्य जीडीपी में 3.53% योगदान देता है। कृषि उपज विपणन समितियों में बाजार शुल्क के कारण किसानों को वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है और किसानों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से इसे घटाकर 0.6% कर दिया गया है। राज्य भंडार गृह निगम 54 केंद्रों में जहां भंडारण की अत्यधिक मांग है 9.24 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण कार्य कर रहा है। किसानों के उपयोग के लिए 4.70 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम तैयार किए गए हैं। वन विभाग ने 37,745 हेक्टेयर में विभिन्न किस्मों के 2.39 करोड़ पौधे लगाए हैं और 1.87 करोड़ पौधे कृषि और निजी भूमि में लगाने के लिए जनता को प्रदान किए गए हैं। कृषि वन प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को 4.39 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। वन्य जीवों के आवास स्थलों के व्यापक सर्वेक्षण और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। कर्नाटक राज्य के वन क्षेत्र में 524 बाघ हैं और इसे सबसे अधिक बाघों वाले दूसरे राज्य के रूप में पहचाना जाता है। कर्नाटक राज्य में 2017 की गणना के अनुसार 6,049 हाथी है। भारत के लगभग 25% हाथी इस राज्य में पाए जाते हैं। सबसे अधिक हाथियों वाले राज्यों में हमारा राज्य पहले स्थान पर है। अगस्त 2021 में कृष्णा नदी से सिंदगी शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 27.10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना से 45,000 लोगों को 6.40 ml पेयजल प्राप्त हो रहा है। शिवमोगा, टीपाटूरू, टी नरसीपुरा, उल्लाला, होले नरसीपुरा, रोण, अन्नीगेरे और अल्नावर को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और इसकी अनुमानित लागत 775 करोड़ रुपए होगी। इससे 8 शहरों के 6,58,562 लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। हमारी सरकार समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास, उत्थान और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021-22 में विभिन्न विकास योजना और विभागों को अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना कार्यक्रमों के तहत लगभग 26,000 करोड़ रुपए आवंटित